तो आइए तृतीय सत्र के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री प्रदीप राय जी, जो कि एडवोकेट एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं हृदय तल से सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपना उद्बोधन दें, मगर उससे पहले एक शानदार परिचय से मैं आप सभी के बीच रखना चाहूंगी कि हमारे स्पेशल गेस्ट श्री प्रदीप राय जी को, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, सच कहें तो ये है आज की नवचेतना, जो मानवाधिकार, संवैधानिक न्याय और विधिक सुधारों की एक निर्भीक आवाज के रूप में हमारे साथ आज उपस्थित हैं। इनके शब्दों, इनके कार्यों से मानवाधिकार संरक्षण, न्यायिक स्वतंत्रता, महिला एवं बाल अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनका 2 दशकों से अधिक का साहसी और प्रभावशाली संघर्ष को मुखरित करती ऊर्जावान आवाज आज इस मंच को हतप्रभ करने वाली है। आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। श्री राय ने बार चुनावों में भारी मतों से विजय प्राप्त कर रिकॉर्ड बनाया। आप संवैधानिक, आपराधिक, सिविल सेवा, शिक्षा, श्रम एवं मानवाधिकार संबंधी जटिल मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में निरंतर पैरवी करते रहे हैं। आपने ऐतिहासिक जनहित याचिकाओं में अपना पक्ष रखा। महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, भ्रष्टाचार विरोधी मुकदमे, पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने वाली ऐसी ऊर्जावान आवाज का मैं हृदय तल से स्वागत करती हूं। सर, मंच पर आपका स्वागत। इस संस्था के सभी पदाधिकारीगण, मुझे बहुत ही हर्ष है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और अपनी बात रखने का एक अवसर दिया। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ। जब ह्यूमन राइट्स कमीशन शुरू हुआ हिंदुस्तान के अंदर 93 के में, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उस समय कोई स्ट्रक्चर्ड कमीशन नहीं था। और यहाँ पर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी उसके पहले अध्यक्ष थे। बाद में जस्टिस एम एन वेंकट चलैया साहब आए। जब एम एन वेंकट चलैया साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो मैंने देखा कि किस तरह से उन्होंने पहले इश्यूज को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पर हमारे साथ समस्याएं होती हैं, किस तरह के वायलेशंस होते हैं। और वायलेशंस की हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा। जब कभी भी आप देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि आप जब फंडामेंटल राइट की बात करें, मौलिक अधिकारों की बात करें, तो उसमें कई तरह के जो अधिकार आपके हैं, समानता के अलावा शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है। आप देखें ये सारे के सारे आपके ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हिस्से हैं। बाल श्रमिक की एक कहानी अलग हो जाती थी उस जमाने में। कस्टोडियल टार्चर एक कहानी होती थी। डीके बसु का जो जजमेंट आया, जिसके आधार पे थानों के अंदर लिखा हुआ है कि कैदियों के, गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार क्या हैं और किस तरह से उसको डील करेंगे। जेलों के अंदर पता लगा कि ओवर क्राउडेड है जेल। मान लीजिए किसी कमरे में 10 लोग रह सकते हैं, तो वहां पे 30 लोग, 40 लोग उस कमरे के अंदर हैं और एक बजट बड़ा मिनिमम है। इसकी समस्याओं पे जब पता करना शुरू किया गया, तो पहली चीज ये निकल के आई उस जमाने में कि थानों के अंदर एफआईआर लिखने के लिए, जीडी मेंटेन करने के लिए जो पन्ने चाहिए, वो पन्ने तक सरकार नहीं देती है। इसके अलावा जो गाड़ी होती थी थानों के अंदर, सभी थानों में तो नहीं थी, लेकिन जिस थाने में गाड़ी थी उस गाड़ी के ऊपर उनको 75 लीटर डीजल मिला करता था, जो कि शायद 2 दिन में खर्च हो जाए। तो एक तरह से सिस्टम ऐसा बना दिया गया था कि आप मजबूर थे कि आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करप्शन करें, बिना वो किए बिना आपका काम चल नहीं सकता था। और थाने के अंदर टार्चर एक आम बात थी उस जमाने में। अच्छा पुलिस ऑफिसर भी उसी को मानते थे जिसने पिटाई की थाने के अंदर, थोड़ी सी डंडे चलाए अपने। और एक आम तौर पर इन्वेस्टिगेशन की रूपरेखा नहीं थी जहां पर सबूतों के साथ तथ्य को रखा जाए। और भारत में एक तरह से संभव ही नहीं था, क्योंकि बड़ा मुश्किल सा काम है कि आप जांच के दायरे में लोगों को ले आए, उसकी जांच करें और फिर उसके सबूत इकट्ठा करें। इतना मैन पावर कहाँ है। अब दिल्ली शहर के अंदर आप देख लें कि आप लगभग 15 लाख की आबादी के ऊपर अगर आपको गिन करके 3 या 4 पुलिस वाले मिलते हैं, तो किस तरह से आप उसको काम करेंगे। लेकिन आप देखें सिक्योरिटी के लिए क्या है। दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था है, जितने लोग कानून व्यवस्था में लगे हैं उसके 2 गुना दिल्ली पुलिस में सुरक्षा पे लगे हैं वीआईपीज के। और उनकी वीआईपी ड्यूटी के अंदर वो लोग होते हैं। अलग बात है कि उसका विंग अलग कर दिया है और उसको इसको जोड़ के नहीं रखा है, क्योंकि लेकिन वो एक चीज है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कानून के अनुपालन की जो गंभीरता है और उसकी जो प्रक्रिया है, जब तक उस प्रक्रिया से हम लोगों को ट्रेन नहीं करें, उनको सक्षम नहीं बनाएं, उन्हें इस तरह के मानदंडों में स्थापित नहीं करें, ये चीज बनती नहीं है। और जब भी आप कोई कानून बनाएं और कानून का पालन की अवधारणा सुनिश्चित करें, तो जो गांधी जी का जंतर है, जो तालिस्मान ऑफ गांधी है, उसमें बड़ा साफ लिखा है गांधी जी ने कि आप समाज के आखिरी व्यक्ति को ध्यान में रख के
एक ऐसा काम करें कि आप जब कर रहे हैं तो पता लगे कि उसके ऊपर फर्क क्या पड़ेगा इसका। और आप देखिए ना, जब कानून बनता है तो लगभग सब लोग बेगाने हो जाते हैं, कभी कोई आम सहमति वाली बात नहीं है। अब हमारे जो वकील लोग हम लोग हैं, हम लोग को भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब कोई डिबेट नहीं होगा और कोई कानून पास हो गया मान लीजिए, तो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था, पार्लियामेंट चाहती क्या थी, ये कानून बनाई क्यों। जैसे आप देखेंगे जो हमारी आईपीसी बनी थी, भारतीय दंड संहिता, तो दंड संहिता को बनने में 30 साल लगे थे, और तब जाके दंड संहिता सामने आई। उसको कई बार अमेंड किया, कई बार उसको पार्लियामेंट ने क्यों बनाया, उसकी उनकी इंटेंट क्या थी, किस लिए ये लाया गया, और तब जाकर के आप उस पर जब बहस करते हैं तो आप पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट पे जाते हैं। अब बिना चर्चा के कोई कानून अगर आ जाता है तो आप ये कर नहीं सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल है, वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में। मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पर कई सदियां साथ साथ चलती हैं। जैसे आप सड़क के ऊपर आपको तांगे वाले भी मिल जाएंगे, हाथ की गाड़ी खींचते लोग भी मिल जाएंगे, उसी सड़क के ऊपर आपको कार चलाने वाले मिल जाएंगे, और कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी फ्लाइट लेने जा रहे हैं और कहीं और उनको यात्रा करनी है। तो आपको हर तरह के लोगों के बीच में रहना और इनको देखना, तो आपको एक अलग तरह की एक संभावना बन जाती है। अब जहां तक आप ध्यान रखें, तो अब आजकल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रूपरेखा में हमने सारे जो कमीशन हैं, महिला आयोग हो गया, SC ST कमीशन हो गया, आपको OBC कमीशन हो गया, सबके मेंबर्स को, माइनॉरिटी कमीशन को उसमें रखा गया है। लेकिन रखने के बावजूद आपके अधिकार क्या है, क्या आपके अधिकार ऐसे हैं कि आप उसकी जांच करने के बाद कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। ज्यादातर जगहों पर हमारा काम है रिकमेंड करने का, और जब ह्यूमन राइट्स कमीशन केवल रिकमेंड करती है तो आपको ध्यान रखें कि सरकारें कई बार मानती हैं और कई बार नहीं मानती हैं, और जब वो नहीं मानती हैं तो फिर उसमें कमीशन के पास कोई अख्तियार नहीं रहता है, कोई अधिकार नहीं रहता है। मैं आप लोगों के बीच में बैठा, मैं अभी आज की तारीख में जो भारत की हमारी एक संस्था है जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के ऊपर इकलौती संस्था है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूं। मैं देखता हूं कि जो हमारी सिग्नेटरीज हैं हम लोग कई देशों के साथ, जिसमें कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करे और वहां पर वो भाग जाए, छिप जाए, या फिर कानून किस तरह से बने कि पूरी दुनिया में एक रूपता शामिल हो। जैसे मान लीजिए आजकल जनहित के मुद्दे या संविधान को लागू करने के तरीके कि आप किस तरह से लागू करें, आप किस भावना के साथ लेकर के आए। पूरी दुनिया में सभी जो राज करने वाले लोग हैं, चाहे वो डिक्टेटर ही क्यों नहीं हो, वो चाहते तो यही है कि हमें लोग कहें कि जनहित में सरकार चल रही है, जनता के भले के लिए चल रही है, जनता का भला भी इसी में है, ऐसा कम से कम वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह की भावना है तो मैं आपको एक बात जरूर ध्यान देके कहूंगा कि इस भावना के साथ कम से कम हमारी जो ट्रीटीज हैं दुनिया के साथ तो होनी चाहिए, एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। और साथ साथ तीन चीजें जिसको मैं हमेशा कहता हूं, इसको ह्यूमन राइट्स मानते भी हैं हम लोग और ये मानना चाहिए। जब हम सारे लोग रोड टैक्स देते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों नहीं मिले, और हमें आप रोड टैक्स भी ले रहे हो, टोल टैक्स भी ले रहे हो। इसके अलावा हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है, शिक्षा की व्यवस्था है, हम सब प्राइमरी स्कूलों से पढ़ के आए हैं, हम लोग गांव के स्कूलों से पढ़ के आए हैं। लेकिन क्या आज की तारीख में गांव के स्कूलों का स्तर वो है जो आज के 30 साल 40 साल पहले था? क्या अध्यापकों की वो इज्जत है जो आज के 40 साल पहले इज्जत थी या 50 साल पहले इज्जत थी? आपको ध्यान में रखना होगा कि जो गांव के सरकारी जो स्कूल है, अमेरिका जैसे देश जो तरक्की कर रहे हैं उसके खास में मूल में आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त है। हर बच्चे को जहां वो रहता है वहीं के स्कूल में पढ़ना है, उसके आसपास में उस एरिया को स्कूल आवंटित है। अगर आप चाहते हैं कि आप ए स्कूल में पढ़ें तो आपको ए स्कूल के एरिया के अंदर अगर आप रहते हैं तभी उस स्कूल में एडमिशन आप पाएंगे। अगर आपका बहुत अच्छा घर है 20 किलोमीटर दूर तो आप वहां के स्कूल में पढ़ेंगे, ना कि जो सबसे अच्छा स्कूल है उस एरिया में पढ़ेंगे। ऐसे ही स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, खेल की सुविधाएं हैं, कम से कम आप चिन्हित तो करें। तो अब ह्यूमन राइट्स का दायरा बढ़ रहा है, अब हमारे ह्यूमन राइट्स के दायरे में इंटरनेट का अधिकार भी आ गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुराधा भसीन का जो जजमेंट आया जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, जहां पर जस्टिस एनवी रमन्ना का जजमेंट आया, जिसमें कि इंटरनेट को भी फंडामेंटल राइट माना गया, क्योंकि इंटरनेट के बिना भी दुनिया नहीं चलेगी। आने वाला जमाना AI का है, वहां उसके बिना भी नहीं चलेगा। अभी आपने हाल में देखा कि कोई थाने पे एक वकील ने जाके कानून समझाया कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो थानेदार ने वकील के साथ ही बोला कि 151 में इसको बंद कर दो। ये अलग बात है कि बाद में वकीलों ने उसको निलंबित करा दिया और कार्रवाई कराई, लेकिन कानून की जागरूकता भी जरूरी है, व्यवहार की भी जागरूकता जरूरी है, ट्रेनिंग भी जरूरी है। अगर हमें सब कुछ नहीं करते हैं तो हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। आप लोग की जो पहल है ये बड़ी बहुत सराहनीय है।
आज का दिन थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स डे होने की वजह से हम लोग के लिए भी व्यस्त है और हमारे कई कार्यक्रम जगह जगह ये सब आज हैं। तो आप लोगों ने फिर भी हमें बुलाया इतने व्यस्त कार्यक्रम में आप लोगों के, और इतना एक आयोजित करके आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद, बहुत बधाई। और मैं आप लोगों से इस बात का अनुरोध करता हूं कि जब कभी भी आप लोगों को जरूरत हो, जहां आपको लगे कि हम जैसे लोगों की आपको जरूरत पड़ सकती, जरूर बताएं और लोगों को जागरूक करें। उसकी एक एक ऐसी रूपरेखा तैयार करें कि क्रियान्वयन जागरूकता के संबंध में जरूर हो, लोगों को पता हो कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं। ये दोनों चीजें जब हमें पता होगा तो हमें लगता है कि हम काफी कुछ कर सकते हैं, जो ऐसे करने में, आम तौर पे करने में हमें कठिनाई का अनुभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।